नमस्ते दोस्तों। दोस्तों आज पंजाब में जो हालात हो रहे हैं ये हमारे जो पहले हमने एपिसोड्स किए थे उसके अंदर हमने कई बार चर्चा की कि ऐसे हालात पंजाब में पैदा हो सकते हैं। कई बार हमने चर्चा की जब पंजाब में रॉकेट लॉन्चर से एक पुलिस थाने पर हमला हुआ या वहाँ की सीआईडी या कहें खुफिया विभाग के ऑफिस पर जब हमला हुआ, उन सभी एपिसोड्स में हमने चर्चा की कि पंजाब के हालात ठीक नहीं हैं। पंजाब में कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है, ऐसा कुछ पक रहा है जो आने वाले समय में हम इस देश के लिए घातक कह सकते हैं। हुआ भी है। अमृतपाल सिंह जैसे एक युवा नेता कह सकते हैं जिसने लोगों के दिमाग में, वहाँ के युवाओं के दिमाग में खालिस्तान को लेकर जहर घोलना आरंभ किया, लेकिन बिल्कुल नए अंदाज में सोशल मीडिया और अन्य साधनों का इस्तेमाल करते हुए उसने अपनी बात रखनी आरंभ की और उसको इसका फल ये मिला कि पूरी दुनिया में खालिस्तान की मूवमेंट चलाने वाले लोग उसको एक अलग ही नज़र से, अलग ही नेता के रूप में देखने लगे। और पंजाब में एक बार फिर एक पुलिस थाने पर हमला करके अपने साथियों को छुड़ा लेने की घटना के बाद शासन और प्रशासन दोनों ही सतर्क हो गया। उन्हें भी लगा कि आखिर ये क्या हुआ। अचानक से अमृतपाल जैसा एक छोटा सा व्यक्ति जो दुबई से आता है और अपने आप को धार्मिक नेता के रूप में स्थापित कर लेता है, इसके पीछे क्या है? उसको पकड़ने के लिए जब पुलिस द्वारा कोशिश की जाती है तो वो अचानक से पुलिस के चंगुल से भाग जाता है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं पंजाब में जो हालात आज पैदा हुए उसके ऊपर। आज हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के अधिवक्ता श्री नरेंद्र आहूजा जी। आहूजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आहूजा जी, ये जो पूरी की पूरी घटनाक्रम है जिसमें आज पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में भी इसको लेकर चर्चा चल रही है कि अमृतपाल सिंह आखिर कहाँ है, पुलिस से जवाब मांगा जा रहा है। अमृतपाल गायब है, देश भर की सुरक्षा एजेंसियां हर राज्य में उसे ढूंढ रही हैं। कभी उसकी खबर आती है कि दिल्ली में है, तो कभी मेरठ में है, तो कभी वापस वो पंजाब में दिखाई देता है, तो कभी कहा जाता है कि नेपाल सीमा से उसने वीडियो अपलोड कर दिया, वीडियो अपलोड कर रहा है। ये सब चीज़ें हो रही हैं। आज पंजाब का युवा जो एक तरह से भटका हुआ युवा कह सकते हैं, जो नशे की गर्त में जा रहा था, शराब के नशे या दूसरी तरह के नशों की गर्त में जा रहा था, विदेश जाने की ललक में अपनी ज़मीनों को बेच रहा था, रोज़गार की कमी महसूस की जा रही थी, तो इस तरह के बहुत सारी चीज़ें वहाँ थी। तो ऐसे में ये अमृतपाल सिंह का जो उदय हुआ और आज उसको जो शायद क्योंकि सपोर्ट के बिना इस तरह से पूरे एक राज्य की पुलिस से बच पाना या किसी देश की पुलिस से बच पाना बहुत मुश्किल होता है। तो आखिर ये जो पूरा का पूरा घटना है उसको आप किस नज़र से देखते हैं कि क्या कारण आप देखते हैं कि आज अमृतपाल मिल नहीं रहा, उसको सपोर्ट करने वालों को पुलिस पकड़ रही है, बहुत सारे पकड़े भी गए, तो क्या कारण है? ये जो समस्या है इसका जब तक हम समस्या का मूल कारण ना समझें तो उस समस्या के समाधान पर या उस समस्या पर हम चर्चा नहीं कर सकते हैं। जैसे कोई बीमार व्यक्ति यदि डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर सबसे पहले उसकी बीमारी और बीमारी के कारण का पता लगाता है और उसके बाद ही इलाज के लिए दवाइयां लिखनी या दवाइयां बतानी या इंजेक्शन या सर्जरी को प्रारंभ करता है। तो इसमें मुख्य रूप से हमें एक बात को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए कि ये समस्या पूर्व में भी मेरे देश के अंदर अपना सिर उठा चुकी है और तब भी हजारों, जिसमें कि मैं तो कहूंगा कि 60 से 70% तो हमारे सिख भाई ही थे जो उस समस्या के समाधान और उस समस्या के समय में मारे गए थे, या तो आतंकवादियों द्वारा
या पंजाब पुलिस के उन ऑपरेशंस में जो आतंकवादियों के विरुद्ध चलाया गया था। तो एक हम संकल्प लें, एक हम ध्यान रखें और इस टीवी के माध्यम से, आर्य संदेश के माध्यम से हम एक संदेश दें सभी दर्शकों को कि हम संकल्प लें कि काठ की हांडी फिर से आंच पर नहीं चढ़ेगी, क्योंकि हम उस भयावह दौर में वापस नहीं जाना चाहते। उस काले दौर में अपने एक बहुत समृद्ध राज्य पंजाब को नहीं धकेलना चाहते। तो हम एक संकल्प लें कि काठ की हांडी को आंच पर नहीं चढ़ने देंगे, इतिहास से सीख लेंगे, वर्तमान में कार्य करेंगे और हम भविष्य का निर्माण करेंगे। एक बात कह दूं कि गलती को यदि बार बार दोहराया जाए तो वह जाने अनजाने में हुई गलती नहीं रहती, अपितु एक अपराध बन जाती है। अब हम आते हैं कि अमृतपाल तक। अमृतपाल तक हम पहुंचे तो उसके लिए आवश्यक है कि हम पहले से इस अमृतपाल के बन जाने का उदय के कारणों को समझें। ये हम अगर वर्तमान से भी लेना प्रारंभ करते हैं तो ध्यान में आता है कि 13 जून 2014 को एक संगठन सिख फॉर जस्टिस बना और उसने रेफरेंडम 2020 की एक मुहिम छेड़ी न्यूयॉर्क के अंदर से, न्यूयॉर्क अर्थात यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। फिर 6 जून 2015 को स्वर्ण मंदिर में खालिस्तान के समर्थन में कुछ लोगों ने, मुट्ठी भर ऐसे लोगों ने नारे लगाए। फिर 27 जुलाई 2015 को गुरदासपुर में एक पुलिस स्टेशन पर हमला होता है और एक एसपी समेत 3 आतंकी और कुल 7 लोग उस पुलिस स्टेशन पर हुए हमले में मारे जाते हैं। फिर 2 जनवरी 2016 को पठानकोट के भारतीय वायुसेना के बेस पर एक हमला किया जाता है जिसमें 7 जवान और 6 आतंकवादी मारे जाते हैं। और उसके बाद मोहाली, संगरूर, होशियारपुर, मोगा, बरनाला, गुरदासपुर, पटियाला में खालिस्तान के समर्थन में और रेफरेंडम 2020 के समर्थन में सिख फॉर जस्टिस नामक इस संगठन ने पोस्टर चस्पा किए और आम लोगों को इसकी अपील की। 26 जनवरी 2018 को एक गैंगस्टर विक्की गोंडर, ये भी रेफरेंडम 2020 के समर्थन में था और मारा जाता है। 22 अगस्त 2018 को सिख फॉर जस्टिस लंदन के ट्रेगलर स्क्वायर में एक रेफरेंडम 2020 के समर्थन में रैली करता है और रेफरेंडम 2020 को सफल बनाने की एक विश्वव्यापी अपील उस दिन लंदन के स्क्वायर से जारी की जाती है उस रैली के माध्यम से। 15 सितंबर 2018 को जालंधर के मकसूदा थाने में 4 बम धमाके होते हैं। 10 अक्टूबर 2018 को पंजाब पुलिस एवं जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने जालंधर के एक निजी इंजीनियरिंग कॉलेज से 3 कश्मीरी छात्रों को ये गिरफ्तार करते हैं जॉइंट ऑपरेशन में और AK-56 एक इंजीनियरिंग कॉलेज के हॉस्टल से बरामद की जाती है और भारी मात्रा में कारतूस मिलते हैं। 2 नवंबर 2018 को शबनमदीप सिंह नाम का एक खालिस्तानी गदर फोर्स का एक स्वयंभू आतंकवादी मारा जाता है और इसका सबसे बड़ा प्रमाण कि अब ये खालिस्तान एक हमारे सामने समस्या बनकर के सामने आ रहा है। उस समय के जनरल बिपिन रावत एक बहुत ही अधिकारपूर्वक ऑथेंटिकेटेड स्टेटमेंट जारी करते हैं कि पाकिस्तान इस खालिस्तान मूवमेंट को समर्थन दे रहा है और वहां से जाली करेंसी, नकली नोट, वहां से हथियार, नशे का सामान और इस प्रकार की प्रचार सामग्री ड्रोन के माध्यम से सप्लाई की जा रही है।
जी। और भारत सरकार फिर जब बीएसएफ के उस एरिया को बढ़ाती है तो बंगाल और पंजाब की राज्य सरकारें ही इसका विरोध करती हैं। इसके बाद लगातार एक के बाद एक कई हिंदू नेताओं को, हिंदूवादी नेताओं को कत्ल कर दिया जाता है, उनकी हत्या होती है। 23 अप्रैल 2016 में खन्ना में शिवसेना के नेता दुर्गा दास का कत्ल होता है, हत्या कर दी। 6 अगस्त 2016 को संघ के एक बहुत बड़े संघ चालक प्रचारक जगदीश गगनेजा जी की हत्या होती है। 14 जनवरी 2017 को अमित शर्मा जी नहीं रहते। 17 अक्टूबर 2017 को फिर से संघ के एक बहुत ही माननीय रविंद्र गोसाई जी की हत्या कर दी जाती है। 30 अक्टूबर 2017 को एक हिंदू नेता विपिन शर्मा की अमृतसर में हत्या होती है। और इतनी करेंसी, इतने नोट, इतने हथियार ड्रोन के माध्यम से सप्लाई होते रहते हैं और अलग अलग मौकों पर पकड़ में भी आते रहते हैं। ऐसे ही एक मौके पर 5 AK-56 राइफलें, 5 सैटेलाइट फोन और 10 लाख की नकली करेंसी पुलिस के द्वारा बरामद की जाती है। मेरा कारण बताने का कारण केवल सावधान करने का है। जी बिल्कुल आहूजा जी, आपने जो पूरा चीजें बताई, इस सब चीजों को सुनने के बाद एक बात दिमाग में आती है। इतना कुछ पंजाब में हो रहा था, अभी हाल ही में सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई, उसके अंदर भी जो हथियार बरामद हुए, कहा गया कि पाकिस्तान से आए हैं, वो हथियार हैं जो भारतीय सेना के पास भी नहीं है, और इस तरह की बहुत सारी बातें की गई। उसके बाद भी सरकार अलर्ट नहीं हुई। उसके बाद कई ऐसे घटनाक्रम घटे कि जिसमें ऐसा लगा कि पंजाब में आतंकवाद बढ़ रहा है। हालांकि उसके पीछे बहुत सारे तर्क दिए गए कि जो श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी की बात की जाने लगी, या जो ईसाई मिशनरीज पंजाब के अंदर जो सिखों को कन्वर्ट कर रहे हैं, हिंदुओं को कन्वर्ट कर रहे हैं ईसाईज़म में, उनके लेकर बात की जाने लगी। कई जो चर्च थे उन पे हमले किए गए। तो इस तरह की बातें करके लोगों को कहीं ना कहीं भटकाने के प्रयास तो लगातार जारी थे। तो आपको क्या लगता है कि जो सरकारें वहां रही, चाहे वो आज की सरकार थी या उससे पहले की सरकारें, वो नाकाम रही इनको पहचानने में? देखिए, मैं बिल्कुल इसका कोई आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं कर सकता, लेकिन मैं एक बात कहूंगा, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। और मुझे एक कवि की राजनीतिज्ञ से कवि बने या कवि से राजनेता बने और पुनः कवि बन गए, एक कुमार विश्वास की बात ध्यान में आती है तो मन सशंकित हो जाता है। और सशंकित ही नहीं हो जाता तो एक ऐसा लगता है कि भय का सा वातावरण बनने वाला है। मैं हर बार जब भी उनकी इस बात को रखता हूं तो एक बात अवश्य कहता हूं कि ऐसा हो कि उनकी बात सत्य सिद्ध ना हो। उन्होंने एक खुलासा किया था और उस खुलासे के बाद बहुत बड़ा हंगामा हुआ था। और उस खुलासे को यदि हम याद करते हैं, दोहराने की मैं आवश्यकता नहीं समझता, तो लगता है कि कहीं ना कहीं इन सभी जो आज खालिस्तान के समर्थन में इतने बड़े काम हो रहे हैं, अजनाला के थाने पर हमला करते हुए अपने साथी को छुड़ा ले जाना और उसका तरीका क्या अपनाना कि पहले जो आगे गुरु ग्रंथ साहिब को रख लेना ताकि कोई कुछ कर ना सके, और पुलिस ने भी उस मजबूरी के कारण कि कोई बेअदबी ना हो उस समय कोई कार्रवाई नहीं की। और बाकायदा उन्होंने थाने में वीडियो बनाते हुए पुलिस को पीटा और कितनी गंभीर चोटें वहां पुलिस स्टाफ को, पुलिस जवानों को और अधिकारियों को आई। उससे पूर्व भी देखते हैं तो मोहाली में मुख्यालय पर, चौकसी विभाग के मुख्यालय पर हमला हो जाता है, आरपीजी अटैक होता है। ऐसे छोटे छोटे आरपीजी अटैक कई जगहों पर किए जाते हैं। तो
कुल मिलाकर के लगता है कि इतने बड़े ये सब काम कोई ना कोई तो आखिर उनको संरक्षण दे रहा है, और उसके उनको संरक्षण देने वालों को पहचानना भी इस समस्या के समाधान के लिए अत्यंत आवश्यक हो जाता है। जी अमित जी। बिल्कुल, आपने सही कहा कि जिस प्रकार से अजनाला के थाने पर अटैक किया गया, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की को आगे रखा गया। इसी तरह अगर हम याद करें तो जो जरनैल सिंह भिंडरावाला था, उसने भी अकाल तख्त में शरण ली और जो गोल्डन टेम्पल था उसको एक तरह से अपने एक ढाल के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास किया, ताकि जो सिख लोगों की भावनाएं हैं वो आसानी से कैप्चर कर सके, और अगर हमला हो तो लोगों को ये लगे कि भिंडरावाला पे हमला नहीं है, वो पूरा का पूरा सिख धर्म पे हमला है। तो इस तरह की बात हुई भी, और उसका असर एक लंबे समय तक पंजाब के अंदर रहा। लोगों के मन में आज भी जो हैं उनको यही लगता है कि सरकारों द्वारा भिंडरावाला पे हमला कम, जो वहाँ का गोल्डन टेम्पल है या अकाल तख्त है उस पे हमला ज्यादा था, क्योंकि उसमें टैंक का इस्तेमाल किया गया। इस तरह की बहुत सारी बातें की जाती हैं। उसको लेकर तो एक अलग कहानी पूरी की पूरी एक है कि क्या हुआ कैसे हुआ। लेकिन अमृतपाल सिंह ने भी कुछ ना कुछ उसी तरह से करने का प्रयास किया, सिख धर्म को लेकर अपनी भावनाओं को लोगों तक पहुंचाया, और लोगों को ये कहा कि सिख धर्म आज खतरे में है, चाहे वो ईसाई मिशनरीज से है, सरकारों से है, या अगर जैसा कि आपने बताया कि अगर वहां पर पुलिस कोई एक्शन लेती तो बेअदबी होने का डर था, तो बेअदबी की बात हो जाती और फिर दोबारा से भावनाएं भड़कती। तो ये सब चीजें एक मॉडस ऑपरेंडिस वही है जो एक तरह से 80 के दशक में पंजाब में अपनाई जा रही थी। आहूजा जी, आपको क्या लगता है कि इसके पीछे आईएसआई पूरा, जैसा कि अभी सरकार कह रही है, दिमाग किसी और का है, स्क्रिप्ट कहीं और लिखी जा रही है और पंजाब में खेल कहीं और खेला जा रहा है, अमृतपाल तो केवल एक छोटा सा मोहरा है। इसका आपको कितना सच्चाई, और आप क्या सोचते हैं कि वास्तव में क्या ऐसा है? क्या ये स्क्रिप्ट किसी और देश में बैठ के लिखी जा रही है? देखिए अमित जी, एक बार क्या हुआ कि एक डॉक्टर के पास गया मैं, तो मेरे हाथ में दर्द था। मैंने कहा भाई मेरे हाथ में दर्द है, मुझे काम करना है, कुछ ऐसा इलाज कीजिए ताकि मैं मतलब काम कर सकूं, मुझे हाथ का दर्द महसूस ना हो। कहने लगा 2 मिनट बैठो, 2 मिनट में कर देता हूं। उसने तुरंत कुछ उठाया और मेरे पैर के ऊपर इतनी जोरदार चोट मारी। कहने लगा अच्छा बताओ कि दर्द कहाँ महसूस हो रहा है? मैंने कहा अभी तो फिलहाल तो पैर में हो रहा है, यहाँ क्यों मार दिया? कहने लगा हाथ के दर्द को थोड़ी देर के लिए भूल गए ना? मैंने कहा हाँ मैं भूल गया, लेकिन ये पैर में एक दर्द और आ गया। तो ठीक वही स्थिति, पाकिस्तान आज अपनी जनता का ध्यान उसकी मूल समस्याओं से हटाने के लिए, जहां आटा नहीं मिल रहा, आटे के लिए लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं, कितने लोग आटे के लिए मची भगदड़ में मर रहे हैं। अभी 2-3 दिन पहले की रिपोर्ट थी कि 17 लोग आटे के लिए लगी लाइन में मची भगदड़ से मर गए। डीजल और पेट्रोल के दाम बहुत ही अधिक हो चले हैं और उनको कटोरा लेकर के भीख मांगने पर नहीं मिल रही, लेकिन फिर भी वह अपनी जनता का ध्यान वहां की मूल समस्याओं से भटकाने के लिए भारत में इस प्रकार की आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाने में लगा रहे हैं और ये दिखा रहे हैं कि हम 1971 का बदला भारत से लेकर के रहेंगे, जब 1971 में 1 लाख पाकिस्तानी फौजियों को युद्ध बंदी बना लिया जाता है। और वर्तमान इतिहास का इकलौता उदाहरण आता है जब कोई फौज बाकायदा हथियार डालते हुए टीवी के सामने फोटो खिंचवा करके एक आत्मसमर्पण के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करती है। ऐसा पहला मौका था और तब से ये टीस है पाकिस्तान के मन में कि हमने भी भारत के कुछ टुकड़े करने हैं, कभी कश्मीर की तरफ तो कभी पंजाब की तरफ। वह ऐसी कोशिश निरंतर लगातार कर रहे हैं। तो मैं कह सकता हूं कि खालिस्तान की ये जो आज मुहिम अचानक तेजी पकड़ रही है, इसके आका जो स्क्रिप्ट लिखने वाले हैं, जो इसके संवाद लिखते हैं, इसकी कहानी लिख रहे हैं,
वह पाकिस्तान में ही बैठे हैं और पाकिस्तान में भी वहां की सरकार का कोई वजूद नहीं है। वहां की सरकार आईएसआई और सेना के नियंत्रण में रहती है और सेना और आईएसआई को अपना धन कमाने के लिए इस प्रकार की गतिविधियां चलाने के लिए मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि उनके मन में भी केवल और केवल एक ही टीस है कि हम किसी भी प्रकार भारत से बदला लें और वह अपने दुख से जो अभावों का कष्ट है, धन का संकट है, पेट्रोल नहीं है, जी। डीजल नहीं है, कितने कितने दिन तक बिजली का संकट पैदा हो जाता है, बाढ़ इतनी बुरी आई जी, कि बिल्कुल। तुर्की ने सहायता भेजी, तुर्की की सहायता सामग्री उन्होंने वापस अपना कागज चढ़ा करके भूकंप राहत के नाम पर वापस तुर्की को भेज दी, या जी। कश्मीर में 370 और 35A हटाने के नाम पर वह शोर मचाने लगते हैं। तो इस सब के स्क्रिप्ट राइटर, इस सब के संवाद लिखने वाले, कहानी लिखने वाले पाकिस्तान की आईएसआई और सेना के लोग हैं, जो वहां की जनता का ध्यान मूल समस्याओं से हटाकर इस तरफ लगाना चाहते हैं। जी, बिल्कुल आपने सही आपकी भी राय जो है वो वही है जो आम अब बनती चली जा रही है कि पाकिस्तान अपनी जो जनता है उसका ध्यान भटकाना चाहता है। हाल ही में एक वहाँ के नेता जो इमरान खान हैं उन्होंने एक बयान और दिया जो कि अपने बयानों के लिए काफ़ी मशहूर हैं। उनका कहना था कि उनकी सरकार इसलिए गई क्योंकि जो उस समय के जो सेना प्रमुख पाकिस्तान के थे जनरल बाजवा, उन्होंने उनके ऊपर ये दबाव बनाया कि भारत के साथ रिश्ते अच्छे बनाए जाएँ। लेकिन इसका मतलब एक अगर हम उस को भारत के कॉन्टेक्स्ट में इस बयान को देखें तो ये आता है समझ में कि सरकार की इच्छा नहीं थी कि भारत के साथ रिश्ते अच्छे बनाए जाएँ। तो यानी कि जी। जो वहाँ का भूतपूर्व प्रधानमंत्री है वो कह रहा है कि मैंने तो रिश्ते अच्छे नहीं बनाए भारत के साथ और मैं बनाना भी नहीं चाहता था, लेकिन ये जनरल मेरे को कह रहा है कि अच्छे रिश्ते बनाओ और देखिए इसलिए मुझे सत्ता से हटा दिया गया। तो ये सब चीज़ें वास्तव में ये साबित करती हैं कि पंजाब या भारत में आज भी अस्थिरता पैदा करने के लिए पाकिस्तान का कितना गहरा जिसे कह लीजिए एक तरह से नेटवर्क काम कर रहा है। आज भी कई माध्यमों से वो हमारे सोशल मीडिया, हमारे इंटरनेट के माध्यम से युवाओं के दिमाग में घुस रहे हैं। पहले टेलीविज़न के माध्यम से घुसने का प्रयास करते थे, लेकिन आज तो सोशल मीडिया में पता नहीं चलता कि कौन व्यक्ति कहाँ से बात कर रहा है, किसके हैंडल से कौन क्या ट्वीट या क्या पोस्ट कर रहा है। लेकिन आज सोशल मीडिया ने जो ये पूरा का पूरा प्रकरण जो पंजाब में आज चल रहा है अमृतपाल सिंह का, इसको लेकर एक अलग ही बहस छेड़ दी है। प्रतिक्रियाएँ विदेशों में आ रही हैं, भारत के झंडों का अपमान किया जा रहा है। हालाँकि भारतीय सरकार उतनी ही सुदृढ़ता से उन देशों को मैसेज दे रही है कि ये अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसके बाद उन पर वहाँ पर जो खालिस्तानी सिम्पैथाइज़र्स या खालिस्तान की मूवमेंट को लेकर आवाज़ उठाने वाले जो लोग हैं, जो अराजक तत्व हैं, उनके ऊपर कार्रवाई भी की जा रही है, डिपोर्ट करने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं, लेकिन कहना ये है कि कहीं न कहीं हमने देर कर दी शायद या कुछ राजनीतिक कारण हो सकते हैं, कहीं राजनीतिक सरकारों के मैं अपने मजबूरियाँ हो सकती हैं। आहूजा जी, जी। एक एक वाक्य में इस चर्चा को समेटूंगा अमित जी, से पूर्व आप अपना अंतिम वाक्य बोल दें। जी। कि आतंक के जनक पाक को ये उनके द्वारा पैदा किया गया आतंक नाम का भस्मासुर हमारा उतना कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा जितना खुद अपने आका का बिगाड़ देगा, और पाकिस्तान अपनी समस्याओं की प्रसव पीड़ा को झेलता हुआ 2 जुड़वा बच्चों को जन्म देगा, अर्थात 2 नए राष्ट्र पाकिस्तान से जल्दी ही बनने का समाचार हमें प्राप्त होगा और हमारा पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर वापिस हमें मिलेगा। और लेकिन इसमें एक दुर्घटना होगी कि 2 नए देशों को जन्म देने वाली उनकी मां अर्थात पाकिस्तान नक्शे पर शेष नहीं रह पाएगा। सिंध और बलूचिस्तान नाम के 2 नए देश बनेंगे। अपना पंजाब पुनः पंजाब को प्राप्त होगा। जितने भी हमारे गुरुद्वारे हैं पाकिस्तान के हिस्से में वह हमारे पास वापस आएंगे और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पर पुनः हमारा आधिपत्य होगा, अधिकार होगा
और हम अपने पूरे कश्मीर के साथ रह पाएंगे। ऐसा मेरा सकारात्मक विचार है। जी, जी। बिल्कुल आपके विचार ज़रूर काबिल तारीफ़ हैं और ये एक अंतर्राष्ट्रीय जिसे कह लिए एक स्थिति है कि जिसमें क्या होने जा रहा है, क्या होता है, ये तो एक समय लंबा समय बताएगा। लेकिन हाँ, ज़रूर ये है कि पाकिस्तान आज अपने पैरों पर नहीं खड़ा है। चाइना, अमेरिका या अन्य देशों, सऊदी जैसे देशों की और अपने आर्थिक स्थिति को बचाने के लिए नज़रें उठा के जो है आपने कहा कटोरा लेके खड़ा है। तो ये सब चीज़ें हैं और अगर ऐसा होता है तो वहाँ उस देश को टूटने में कोई एक लंबा समय नहीं लगेगा। आहूजा जी आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपने विचार और पंजाब की स्थिति के बारे में जानकारी दी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दोस्तों कल फिर मुलाकात होगी एक नए विषय और एक नए मुद्दे पर। मुझे आज आज्ञा दीजिए। नमस्ते।